म्यूट है मैम। आवाज नहीं आ रहा ना। अभी आवाज आ रही है आप लोग को मेरी? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो पेपर डाउनलोड किया आप लोगों ने कि नहीं किया है? यस मैम, प्रिंट निकलवा लिया। चलो वेरी गुड। बताऊंगी कनेक्ट करके 2024 का एंड 2025 का। हम देखेंगे कि कैसे यूपीएससी थीम भी रिपीट करता है, द सेम टाइम काइंड ऑफ जो उन्होंने पूछा था, ऑप्शन जो हमको प्रोवाइड करा था, वही सेम चीज उन्होंने नेक्स्ट ईयर पूछी है। तो ये चीज हम करेंगे। इन्वायरमेंट वाले क्वेश्चन हम पहले देखेंगे, ठीक है। फिर मोस्ट प्रोबेबली 27 या फिर 28 को हम ट्राई, 27 को आई थिंक नहीं हो पाएगा, 28 को हम एक और सेशन रखेंगे जिसमें हम जो इकोनॉमी के क्वेश्चन है उनको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो जितने लोग हो सके कैमरा ऑन कर लो, और जिन्होंने हार्ड कॉपी निकलवा ली है तो हार्ड कॉपी अपने साथ रख सकते हैं, या फिर जो लोग टैब वो लोग अपने फोन पे ऑन कर सकते हैं। और पेपर पहले 2024 का देखना है। मैंने सेट ए इसलिए बोला था बिकॉज उसमें नंबर जो क्वेश्चन के उसमें नंबरिंग होती है ना, उसमें थोड़ा हेल्प हो जाएगी। मैं आपको बताऊंगी कि ये नंबर ऑफ क्वेश्चन देखना है तो वही आप देखोगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी। इसमें सेट ए अगर किसी के पास नहीं हो तो एक बार आप मुझे बता दो तो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी। अरुण, आपने हैंड रेस कर रखा है, बताओ क्या पूछ रहा है? मैं ये कह रहा था कि मेरे पास प्रिंट तो नहीं है, मैं तो अभी उठाई था जब मुझसे को बोल रहा था कि कब सेशन है, तब तो मेरे पास ये है, इससे देख सकता हूँ ये इसमें भी वही हाँ हाँ हाँ, देख सकते हो। मैं पेपर से मतलब है, कहीं से भी देखो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो आपको एक बार ठीक है। 2 क्वेश्चन दिखाएंगे, देखेगा तो मैं इससे मैच कर लूंगा, कंपाइलेशन से देख हाँ 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 हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, आप कुछ बोल रहे हो? मैडम एक सेट शेयर कर दीजिए प्लीज। क्यों डाउनलोड नहीं किया पहले बताओ, इतने आलसी क्यों? ये तो मैंने देखने के लिए ही पहले मैसेज किया था। शेयर तो मैं उस टाइम पे भी कर सकती थी, पर मुझे देखना था कौन इतना आलसी है। एक्चुअल में तो बुक है मेरे पास भी डाउनलोड, तो मैं अभी तुरंत भी कर लूंगा। तो लेकिन मुझे लगा कि शायद अगर आप कर देंगे तो मैं ले लूंगा, मेरे अच्छा, पास। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं कर देती हूँ। जिनके पास भी नहीं हो तो एक बार मैं कर देती हूँ। क्लासरूम वाले बच्चे बता दे, आप लोगों के पास है? सभी के पास? बुक और भी मेरे कोई पास ऐसा है। जिसने डाउनलोड नहीं किया है? मैम 2025 का मेरे पास डी वाला है, आप ए वाला कर दीजिए। बाकी 24 का ए वाला ही है प्रिंट आउट। ठीक है ठीक है ठीक है, तो बस 1 मिनट वेट करेंगे, मैं इसको शेयर कर देती हूँ एंड उसके बाद हम एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग एक पेपर A4 शीट पेपर ले लो, पेन ले लो। तो जो भी आप लोग को चीजें लगे जो मैं डिक्टेट करूंगी ना, उसको आप अपने लेवल पे नोट डाउन कर सकते हो। बिकॉज सेशन के बाद ऐसा होता है ना कि बहुत सारी चीजें आप भूल जाते हो, तो वो आपको कम से कम थोड़ा हेल्प आउट करेगा बाद में भी चीजें याद करने के। अभी हम 24 वाला देखेंगे, पहले 25। हम दोनों को साथ में देखेंगे। पहले 24 का एक क्वेश्चन देखेंगे, फिर उससे ही रिलेट करके कैसे 25 में क्वेश्चन आए हैं, दोनों को हम साथ में ही देखेंगे। पर एक एक करके देखेंगे। पहले 24 का देखेंगे, फिर 25 में उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको देखेंगे, देन फिर अगेन 24 पे आएंगे। हम ऐसे देखेंगे, ठीक है। 17 जून वाले में जा चुका है, 3 जून में जा रहा है। हार्डली 1 मिनट लगेगा, शेयर हो जाएगा ये पेपर, ठीक है। ठीक है, बाकी क्लासरूम वाले स्टूडेंट आप लोग के पास है ना ये पेपर? किसी के पास ऐसा है जिसके पास सेट ए ना हो? अगर शेयर करना हो तो आप लोग बता दो, एक बार मैं उसमें भी शेयर कर दूंगी। मैम मेरे पास भी नहीं है। ठीक है मैम ठीक है, सेट 2025 का। सेट ए 2025 का नहीं? ठीक है ठीक है, रुक जाओ, आप लोग को भी शेयर कर देती हूँ। आप लोग को पहले ये चीज बता देनी चाहिए, तभी तक मैं शेयर कर देती हूँ। मैंने मैसेज किया, आप लोग, मुझे लगा सभी लोगों ने डाउनलोड कर लिया होगा काफी टाइम पहले, इसीलिए मैंने मैसेज कर दिया। ठीक है, HRB3 के पास सभी के पास है ना पेपर? आप लोग को तो कोई दिक्कत नहीं है? है मैम। ठीक है ठीक है,
ठीक है, लगभग सभी लोग को भेजा जा चुका है, HRB11 में भी जा रहा है। ठीक है, तो सभी को शेयर कर दिया गया है पेपर। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है ऋषभ, रुको मैं HRB3 भेज देती हूँ। कंपाइलेशन में क्या आपको ढूंढना पड़ेगा, उसमें ना सब्जेक्ट वाइज आपको अलग से ढूंढना पड़ेगा। लगभग मिला जुला के मैंने सबको ही शेयर कर दिया। मुझे लग रहा है अपना ही काम बढ़ा है, इससे अच्छा मैंने पहले ही शेयर कर दिया होता। चलो कोई नहीं। ठीक है, सभी ग्रुप में शेयर किया जा चुका है। HRB3 में भी हार्डली 1 मिनट में शेयर हो जाएगा। ठीक है, कंपाइलेशन जिसके पास हो तो बेटर है कि आप इसको देखो। अगर आपके कंपाइलेशन में टॉपिक वाइज दे रखा है ना, तो वो आपके लिए वर्क नहीं करेगा। आप लोग क्वेश्चन ही ढूंढते रह जाओगे कि ये वाला क्वेश्चन कहाँ पे दिया हुआ है, फिर उसमें अननेसेसरी क्योस क्रिएट होगा। तो इससे बेटर है कि सभी लोगों को मैंने PDF शेयर कर दिया है ग्रुप में, वहां से देख लो। ठीक है, और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, जब मैं कोई क्वेश्चन समझा रही होंगी, बता रही होंगी कि क्या क्या इसमें देखना होता है, PYQs एनालिसिस में क्या क्या डायमेंशन पकड़ने होते हैं, वो चीजें आप वहां पे नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मान लो लेट्स से पहला क्वेश्चन वेटलैंड से रिलेटेड है, तो आप टॉपिक वहां पे वेटलैंड डाल लो कि अच्छा वेटलैंड से रिलेटेड क्वेश्चन आया। फिर वहां पे आप एरो बना बना के ये चीज मेंशन कर सकते हो कि अगर हमको PYQ एनालिसिस करते टाइम कोई वेटलैंड का क्वेश्चन मिलता है तो हमको उसमें क्या क्या डायमेंशन कवर करने हैं, जिनकी प्रोबेबिलिटी है कि मे बी नेक्स्ट ईयर UPSC वहां से पूछे। ठीक है, तो आप ये कर सकते हो। जब मैं उस क्वेश्चन को कंप्लीट करूंगी, नेक्स्ट ईयर का बताऊंगी, उसके बाद फिर आपके जो भी क्वेरीज हैं उसके लिए आप हैंड रेस कर सकते हो। ठीक है, अगर कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ डाउट होता है, तो आप पूछ सकते हो। तो ये पैटर्न हम लोग रखेंगे। बीच में मैं समझा रही हूँ तो बीच में फिर हैंड रेस करना, पूछना वो ठीक नहीं होगा। आपकी जो क्वेरीज है, अगर लगता है कि बहुत सारी भूल जाएंगी, तो आप अपने पेज में साइड में नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो ये लोग आप लोग कर सकते हो। चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हमारा ये पहला क्वेश्चन है। और ये आपका 2024 का पेपर है, उसका 16 नंबर क्वेश्चन है। सभी लोग 2024 का जो आपका पेपर है उसका 16 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिकली जो आपका क्वेश्चन था ना, इस पे UPSC ना रामसर साइट्स हो गई, पीटलैंड्स हो गए, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो अमेजॉन बेसिन है, इससे रिलेटेड भी UPSC ने कई बार क्वेश्चन पूछा है। तो ये ऑलरेडी ऑब्वियस सी बात है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। ठीक है, ये 2024 का पेपर का है। अब देखो, इसमें इन्होंने क्या क्या चीजें पूछी है। इन्होंने पहले तो उसका थोड़ा सा डिस्क्राइब कर रखा है। उन्होंने नॉर्मली करंट में ये था, आपके 2024 का पेपर है, 2023 में भी करंट में था और अर्ली 2024 में भी करंट में था। मई में आपका पेपर होता है, उससे पहले 1 साल ये करंट में था। इन्होंने देखो इसके बारे में पहले डिफाइन कर रखा है कि तो ये ट्रॉपिकल रीजन की आपकी पीठ भूमि है। ठीक है, दलदली भूमि काइंड ऑफ इसको आप मान सकते हो। उसके बाद इसमें क्या है कि जो भी जीवाश्म ईंधन जो आप एमिशन करते हो ना, कार्बन एमिशन, तो जितना आप 3 इयर्स में करते हो, लगभग इतना ये ग्लोबल जो भी कार्बन एमिशन है उसको ना ये इसमें खुद ने क्या कर रखा है, रिजर्व कर रखा है। ठीक है, और इससे क्या है कि अगर ये खत्म हुआ तो हो सकता है कि वर्ल्ड लेवल पे बहुत ज्यादा प्रतिकूल प्रभाव, क्योंकि बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि आप सोचो कि मेजर लेवल पे कार्बन रिजर्व है और अगर गलती से ये कल को जाके पूरी तरीके से खत्म हो जाए, तो आप सोचो वो जो कार्बन है ना वो एमिट हो जाएगा। जो हमारा टारगेट है ना ग्लोबल वार्मिंग का, कि हमको रखना है ग्लोबल वार्मिंग अपना 1.5 डिग्री सेल्सियस का था। अभी IPCC की जो आपकी मल्टीपल रिपोर्ट्स आई है, वहां से हमको ये आइडिया लग चुका है कि इसको हम नियरली आप समझो कि 2 डिग्री सेल्सियस तक भी नहीं रोक पाएंगे। 2100 तक ये हाईली चांसेस है कि आपका ये 2 डिग्री सेल्सियस को भी सरपास कर जाएगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड ये आपका है क्वेश्चन। और इसके बाद इन्होंने देखो इसमें 4 दे रखे हैं, बता रखा है कि एक तो अमेजन बेसिन है, दूसरा कोंगो बेसिन के बारे में बता रखा है, तीसरा किकोरी बेसिन है और तीसरा रियो डी ला प्लाटा बेसिन है। 4 के बारे में इसमें बता रखा है। ठीक है, इसका सही आंसर जो था वो कोंगो बेसिन था। इसमें क्या था कि 60 इयर्स में सबसे ज्यादा जो यहाँ का रेनफॉल का जो एवरेज होता है ना, तो लास्ट 60 ईयर को उसने क्रॉस कर दिया था। 60 सालों में सबसे ज्यादा बारिश यहाँ पे देखी गई थी। इतना ज्यादा फ्लड आया था, लगभग वहां पे जो
प्लांट्स थे, स्पीसीज थे, उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखी गई थी यहाँ पे। ठीक है, तो अब आप मान लो अपने लेवल पे जब इसका पीवाईक्यू एनालिसिस करोगे तो आप में से मतलब आप में से या फिर जो भी नॉर्मल स्टूडेंट देखेगा वो ये देखेगा कि चलो थोड़ा सा अमेजन बेसिन के बारे में देख लेते हैं, कॉन्गो बेसिन के बारे में देख लेते हैं, या फिर थोड़ा सा किकोरी या फिर रियो डी ला प्लाटा बेसिन के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, पर अगर आपको यूपीएससी के क्वेश्चंस पकड़ने हैं कि अगले साल वो क्या पूछेगा, तो आपको थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे जाके पीवाईक्यू एनालिसिस करना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन सिर्फ कॉन्गो बेसिन के बारे में नहीं था, ये क्वेश्चन पहली बात तो क्लाइमेट चेंज के बारे में था। 60 ईयर में सबसे ज्यादा बारिश हुई, तो आप सोचो उसके कारण, ये तो पहली बात तो न्यूज में था। दूसरा, इन्होंने स्पेशली बताया है, ये नॉर्मली ये भी बता सकते थे ना कि पीठ भूमि है और अभी हाल फिलहाल में यहाँ पे अगर इसका विनाश हो जाता है तो जलवायु परिवर्तन होगा, वॉटेवर। इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि यहाँ पे जितने आपके जीवाश्म ईंधन से होने वाले लगभग 3 वर्ष का वैश्विक कार्बन उत्सर्जन को ये धारण करता है। तो क्लियरली यूपीएससी इस बात को फोर्स कर रहा है कि भाई हमारा जो ग्लोबल कार्बन इमिशन है ना, उस पर बहुत ज्यादा फोकस है। तो जब आप इसका एनालिसिस करोगे तो ये जो 4 ऑप्शन है इनके बेसिस पे तो आपको देखना ही है कि अमेजन बेसिन, कॉन्गो, किकोरी और रियो डी ला प्लाटा के बारे में देखना है कि कहाँ ये स्थित है। अभी हाल फिलहाल में 1-2 साल में ये न्यूज में तो नहीं है, कोई सर्टेन ट्राइबल कम्युनिटी या फिर कोई IUCN कि में रजिस्टर्ड इनकी कोई स्पीसीज तो नहीं है, कोई इंडेंजर्ड हो, वल्नरेबल हो। ठीक है, 1-2 आपको देख लेनी है जो हाल फिलहाल चर्चा में। अब ऐसा नहीं कि यहाँ की 10-10 स्पीसीज हैं तो आप 10 को रटने बैठ जाओ, 1 या 2 जो आपको लग रहा हो कि हाल के 1 या 2 साल में वो न्यूज में थी, वर्ल्ड ट्रेड के कारण, हाई पोचिंग के कारण, ठीक है, या फिर बिल्कुल ही एक्सटिंक्ट हो गई है, वो आपको देखना है। कोई पर्टिकुलर ट्राइबल कम्युनिटी, जैसे कॉन्गो बेसिन में कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज हैं जो न्यूज में रहती हैं, तो आपको उनको 1-2 ट्राइबल कम्युनिटी, उसमें भी सेम चीज अप्लाई होता है कि 2 या 3 साल में वो न्यूज में रही हो, तो एक तो ये आपको चीज इसमें देखनी है। ठीक है, तो ये जो आपके 4 ऑप्शन है इनके लेवल पे आपको ये देख लेना। सिर्फ पीटलैंड से रिलेटेड जैसे रामसर साइट्स वगैरह है ना, तो उनके जो कंजर्वेशन एफर्ट्स होते हैं उनको आप थोड़ा सा देख लो। साल भर में आप इन्वायरमेंट का जो करंट अफेयर पढ़ते हो, तो जो हम डिसाइड करते हैं ना कि लास्ट मोमेंट में हमको क्या रिवाइज करना है, वो यहीं से पता चलता है कि अगर यूपीएससी ने बार बार पीठ भूमि, रामसर साइट पे फोकस कर रखा है तो उससे रिलेटेड कोई इनिशिएटिव है या इंडियन कोई नई रामसर साइट इंक्लूड हुई है, तो आपको उसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना है। रामसर साइट है कहाँ, आसपास कोई नेशनल पार्क तो नहीं है, बायोस्फीयर रिजर्व तो नहीं है, कोई वहां पे इंडेंजर्ड या फिर एक्सटिंक्ट स्पीसीज तो नहीं पाई गई है, कोई ऐसे सर्टेन प्लांट पाया गया हो, कोई इन्वेजिव स्पीसीज पाई गई हो। तो ये चीजें जो आप लोग कंपाइलेशन रखते रहते हो ना कि सारी स्पीसीज का एक साथ कंपाइलेशन रख लिया, प्लांट्स का एक साथ, बायोस्फीयर रिजर्व का एक साथ, तो आपको इसके साथ उसको अलाइन करके पढ़ना पड़ेगा। तो ये तो आपके 4 ऑप्शन की बात हो गई। ठीक है, अब जो दूसरा स्टेप है, जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, वो है कि जो यूपीएससी ने अपने लेवल पे आपको फोर्स करा है जानने के लिए, और वो है वैश्विक कार्बन उत्सर्जन। उन्होंने रैंडमली ऑप्शन में नहीं डाला है, कार्बन यूपीएससी का फेवरेट एरिया है। पहले जो हमारे सेशन होते थे उसमें मैं बार बार आपको ये बात बताती थी। तो आपको वैश्विक कार्बन उत्सर्जन उन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है लाइन, तो आपको अपने लेवल पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि वर्ल्ड लेवल पे कार्बन एमिशन में टॉप 3 कंट्रीज कौन सी हैं, टॉप 3 एमिटर्स कौन से हैं। ठीक है, आपको ये देखनी पड़ेगी कि टॉप 3 या टॉप 4 इंडस्ट्रीज कौन सी हैं जो मेजर कार्बन एमिटर, और कार्बन एमिशन हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि हम किसी न किसी टेक्नोलॉजी पे भी काम कर रहे हैं जो कार्बन एमिशन को कम करेगा। तो आपको 1-2 हाईलाइटेड जो साल 1.5 साल में कोई टेक्नोलॉजी न्यूज में रही हो जो कार्बन एमिशन को कम करती हो, उससे रिलेटेड चीजें भी आपको थोड़ा सा इससे रिलेटेड देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 2-3 चीजें हैं जो आपको इस पे देखनी पड़ेंगी जब आप इसका पीवाईक्यूज एनालिसिस करोगे। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो इसका हमने एनालिसिस किया उससे रिलेटेड क्वेश्चन कितने आए। ये जो सेम टॉपिक है आपका, ये सेम टॉपिक आपके 2025 वाले में भी रिपीट हुआ है, और इससे डायरेक्टली 2 से 3 क्वेश्चन आए। अगर आपने इसकी, जिन्होंने 2025 का पेपर दिया होगा, अगर आप लोगों ने इसका इतना इंजीनियरिंग कर लिया होता कि जो यूपीएससी ने इतना डिटेल क्यों दिया है कोई भी क्वेश्चन पूछने से पहले, क्योंकि नॉर्मल 2 लाइन में भी पूछ सकता था, उसको 5 लाइन में लिखने की क्या जरूरत थी। उन्होंने इतना लंबा चौड़ा जो बताया है उसकी इतनी ज्यादा नीड नहीं थी, और इतना तो कोई भी याद नहीं रखता कि कौन सी पीठ भूमि है 3 गुना रिजर्व कर रही है, 5 गुना कर रही है, 10 गुना कर रही है। ठीक है, तो अब हम इसका ना 2025 का पेपर देखेंगे। आप लोग 2025 का पेपर देख लो, जिन लोग डिजिटली देख रहे हो तो वो लोग 2025 वाला पेपर ओपन कर सकते हैं, और 2025 में आप लोग 31 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा देखो। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी कि इसमें क्या क्या देखना है।
कि कोई भी इन्होंने पूछ रखा है तो एक बार हमको देख लेना है न्यूज या करंट में थी नहीं, कोई स्पीसीज, ट्राइबल कम्युनिटी, कोई बर्ड हो यहाँ पे, ठीक है, कोई ड्रॉट फ्लड आया हो, और यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया था कि 60 ईयर में यहाँ पे मैक्सिमम बारिश हुई थी जिसके कारण ये न्यूज में था, ठीक है। इसका मैंने जो दूसरा वाला आप लोग को बताया था वो भी मैंने इस पे ऐड किया है। ये देखो कि इन्होंने यहाँ पे जो पीटलैंड और ग्लोबल कार्बन एमिशन को इन्होंने मेंशन करा है ना, तो वहां पे हमको थोड़ा सी चीजें देख लेनी है कि टॉप 3 जो कार्बन डाइऑक्साइड के हैं वो कौन सी कंट्रीज हैं, ठीक है। ऐसे सेक्टर्स जो सब इतना ज्यादा एमिशन कर रहे हैं, और अगर इतना ज्यादा एमिशन हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है गवर्नमेंट या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हाथ में हाथ रख कर बैठ ही नहीं होंगी। रोज पीसीसी की रिपोर्ट आ रही है, रोज गवर्नमेंट कुछ कुछ कार्बन कर रही है, तो कोई टेक्नोलॉजी या कोई मेथड भी तो लेके आएंगे कि कार्बन इमिशन को कम किया जाए, जो आपका अंतर बढ़ रहा है उसको किया जाए। तो इस रिलेटेड साल भर में अगर आपको कोई मेथड मिल जाए, आप पीटी पढ़ रहे हो, मंथली पढ़ रहे हो, तो वो आपको देख लेना। इसमें मैंने मेंशन कर रखा है, ठीक है। कोई भी न्यूज में चल रही हो आपकी ऐसी टेक्नोलॉजी तो आपको ध्यान रखना। अब आप लोग 20 का क्वेश्चन पेपर देखो, क्वेश्चन नंबर 31। ये देखो 31 में इन्होंने सीधे क्वेश्चन पूछ रखा है कि जो सीमेंट उद्योग है उससे जो उत्सर्जित आपका कार्बन डाइऑक्साइड है वो वैश्विक कार्बन का उत्सर्जन में उससे 5% से अधिक का योगदान देता है। अब अगर आपने कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन है, अगर वो आपने टॉप 3 या टॉप 4 एमिटर्स भी देख लिए होते, कंट्री टॉप 4-5 एमिटर जो आपके सेक्टर्स हैं, तो आप इजिली जो पहला, उसके बाद दूसरा रखा है कि सीमेंट का निर्माण करते टाइम जो होता है चूना पत्थर में सिलिका युक्त मिट्टी मिलाई जाती है, और निर्माण हेतु क्लिंकर उत्पादन के दौरान चूना पत्थर चूना में बदल जाता है। तो ये तो आप लोगों को लगभग लोगों ने पढ़ा होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, उससे उसका दूधिया रंग हो जाता है। तो जिन्होंने भी थोड़ा बहुत साइंस पढ़ा होगा तो इसका उनको नॉलेज होगा। तो जो पहला फैक्चुअल स्टेटमेंट है ना, जिसमें यूपीएससी वाले लोग थोड़ा फंसते हैं कि हम तो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, हम इतना याद नहीं किया था, तो अगर आपने वो चीजें थोड़ी सी नोटिस की होती तो ये आपके लिए काफी ज्यादा ये क्वेश्चन काफी मतलब केक वॉक हो जाता आपका मान सकते। इस पेपर में कार्बन से रिलेटेड कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन थे। मैंने सारे क्वेश्चन ऐड नहीं किए, मैंने इसमें 2-3 डायरेक्ट क्वेश्चन ऐड किए जो डायरेक्टली वहां से आए हुए हैं, ठीक है। बाकी आप लोग गो थ्रू करोगे तो अपने लेवल पे देखना, बट इसमें मैंने सिर्फ 2-3 क्वेश्चन ऐड किए। तो 31 नंबर का क्वेश्चन लगभग डायरेक्टली वहीं से है। इसके बाद आप लोग 36 नंबर का क्वेश्चन देख सकते हो। इन क्वेश्चन के आपको एनालिसिस वैसे ही करने हैं जैसे मैंने 2024 वाला है, ठीक। इनका एनालिसिस डीप में नहीं किया है, मैं 2024 का एनालिसिस करके और सिर्फ आपको कनेक्ट करके बता रही हूँ कि 2025 उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आए। अब आपको 2025 वाले पेपर का एनालिसिस करना है और ये थोड़ा सा प्रोबेबिलिटीज जनरेट करनी है कि इससे रिलेटेड 2026 में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो ये तो 31 हो गया। 34 नंबर वाला क्वेश्चन देखो, फिर 36 देखेंगे। नंबर वाला देखो आप लोग, तो देखो 30 नंबर वाले में आपका जो क्वेश्चन है से ही रिलेटेड न्यूज में भी कि आउट ऑफ द बॉक्स कहीं से भी क्वेश्चन आ गया है जो पेज, ठीक है। बाकी लोग ना अपना माइक ऑफ कर लो, जिसका भी माइक ऑफ है सभी लोग अपने माइक ऑफ कर लो। और ना तुम माइक ऑफ करो, आपकी उधर से भी आवाज आ रही है। बाकी जितने लोगों का भी माइक ऑन है सब लोग माइक ऑफ कर लो। अभी मुझे लग रहा है कि मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी। अगर अभी भी आवाज में कोई दिक्कत है तो आप लोग मुझे एक बार बता देना। ठीक है, अभी तो सभी को सही आवाज आ रही है ना? ठीक है, ठीक है। यस सर। ओके ओके ओके। ठीक है, तो ये अगला क्वेश्चन जो है ना, ये भी आप देख सकते हो कि इन्वायरमेंट में अगर आप ये देख रहे हो ना कि बहुत सारी चीजें एक साथ दी हुई हैं, इतने सारे इनिशिएटिव दिए हुए हैं, इतने सारे अलायंस दिए हुए हैं, कौन सी चीज हमें कहाँ से पढ़नी है, तो वो भी आपको यहाँ से हिंट मिल जाता है कि मगर यूपीएससी कार्बन के ऊपर इतना फोकस कर रहा है, कार्बन एमिशन के ऊपर इतना फोकस रहा है। मैम वॉइस फिर से दिक्कत हो रही है।
मैम आवाज नहीं आ रही। अभी बताओ आप लोग, अभी आवाज में कोई दिक्कत आ रही है? मैम अभी आ रही है बीच सब ठीक है मैम। बीच में ठीक है, कट अभी जा आ रहा रही है ना है। आवाज? ठीक है, अभी मैं नया वाईफाई मैंने ऐड किया है, यहाँ से अब दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो देखो यूपीएससी ने आपको वहां पे कार्बन से रिलेटेड चीजें बताई, तो आपको ये समझ जाना चाहिए, कोई इतना ज्यादा एक्सप्लेन कर रहे हैं, इतना मतलब है कि कार्बन एमिशन, कार्बन से रिलेटेड जितनी भी चीजें उन पे उनका बहुत ज्यादा फोकस है। और ये जो आपका पेरिस समझौता है, ये भी आपका न्यूज में था 2023 में, अर्ली 2024 में भी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन उन्होंने, सॉरी 2024 में और अर्ली 2025 में, तो इन्होंने 2025 में ये क्वेश्चन आपका पूछा। और ये आर्टिकल जो 6 है ना, ये भी आपका काफी ज्यादा न्यूज में था। ठीक है, बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन था ये, लेकिन इस पे यही है कि अगर आपने पीवाईक्यूज एनालिसिस किया होता और आपको पता होता कि ऐसे क्वेश्चंस कनेक्ट होते हैं, और आपके इसके बारे में आप डेप्थ में पढ़ के जाते, क्योंकि आप लोग जितने भी समझौते हैं, जितने भी अलायंस हैं, आपको लगता है कि सारे इंपॉर्टेंट है, सब पढ़ लेने चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। यूपीएससी ने जो अपने पेपर में क्वेश्चंस इंक्लूड कर रखे हैं, आपको वहां से रिलेट करके ही चीजें करनी है, अननेसेसरी सारे नहीं याद करने कि आप सब बैठ के सब कुछ याद करते रहो। तो ये भी आप एक अच्छा क्वेश्चन था, और ये डायरेक्टली कार्बन से रिलेटेड ही था। ठीक है, जो पेरिस समझौता है मेनली आपका जो क्लाइमेट चेंज है ना, उसी को कम करने के लिए, और उसमें कार्बन आपका वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर है। और जो हमने कार्बन मार्केट वगैरह बना रखे हैं, तो उसी से रिलेटेड आपका ये आर्टिकल 6 है, तो ये भी आपका क्वेश्चन वहीं से रिलेट होता है। एक अगला क्वेश्चन भी है इसमें 36 नंबर, वो भी डायरेक्टली कार्बन से रिलेटेड है, और इसमें 7 से 8 क्वेश्चन कार्बन से रिलेटेड आए थे, मैंने इसमें 3 इंक्लूड किए हैं। तो देखो, डायरेक्ट एयर कैप्चर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है आपका, कि पहला कार्बन प्रच्छादन, जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन टेक्नोलॉजी होती है ना, उससे रिलेटेड है, कि एक विधि के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। और ये भी अगेन आपके करंट में ही था, ऐसा नहीं था, कंटेम्पररी करंट अफेयर भी है, बट ये 2024 में और अर्ली 2025 में करंट में भी ये टेक्नोलॉजी चल रही थी। ठीक है, तो ये ऑलरेडी आपके करंट में भी कवर कराया गया, तो इससे रिलेटेड टेक्नोलॉजी के बारे में बात हुआ है। फिर आपका प्लास्टिक उत्पादन और खाद्य प्रसंस्करण के बहुमूल्य उपागम के ऊपर में बात किया है, कि काफी अच्छा है, इससे जो भी कार्बन एमिशन होता है उसको हम इसमें लाइक वो कर सकते हैं, उसका प्रच्छादन कर सकते हैं, इसके परसेंटेज को कम कर सकते हैं। और तीसरा है कि विमान जो है ना आपके, तो उसमें जो भी आप फ्यूल्स यूज करते हो, तो उसके लिए भी हम इसका अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो ये तीनों चीज थी, तो जिन्होंने भी अगर ये फोकस किया होता कि यूपीएससी कार्बन में बहुत ज्यादा फोकस कर रही है, तो उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से देखा होता। और देखो, इसमें इतना कुछ ज्यादा हाई फाई पूछ नहीं रखा है, बहुत ही नॉर्मल से ऑप्शन दे रखे हैं, अगर आप तीनों ही ऑप्शन देखोगे। ठीक है, तो ये तीनों आपके डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि जो पहला क्वेश्चन था, और उसमें जो यूपीएससी ने बहुत ज्यादा फोकस किया था ग्लोबल कार्बन एमिशन में, डायरेक्टली वहीं से रिलेटेड था ये। ठीक है, तो आप लोग को जब पीवाईक्यूज एनालिसिस करना है, तो ऐसे 360 डिग्री करना है। अगर आपने ऐसा मान लो 7 से 8 साल का कर लिया, तो आपके ठीक ठाक क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनके बारे में आपको अच्छे से पता होगा, क्योंकि मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं जो 35-40 क्वेश्चन तक भी पहुंच नहीं पाते, कि उनको शॉर्ट पता हो, या फिर गैस भी नहीं लगा पाते। अब अगर आपको पता ही नहीं होगा कि मान लो ये एयर कैप्चर वाली टेक्नोलॉजी है, अगर आपको पता ही नहीं होगा कि कार्बन से रिलेटेड है, आपने इसको पढ़ा ही नहीं होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पे आप कंफ्यूज हो गए, आपको लगेगा कि अरे तीनों ऑप्शन कैसे सही हो सकते हैं, इन्होंने नन ऑफ द अबव भी दिया है, तो हो सकता है कोई ऑप्शन गलत हो। ठीक है, तो पीवाईक्यू एनालिसिस इस लेवल पे करना है। दूसरा, बहुत सारे लोग ये भी गलती करते हैं कि वो ये चीज देखते हैं कि यूपीएससी ने पूछा क्या, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि जो नॉर्मल एस्पिरेंट होगा वो सिर्फ इतना ही एनालिसिस करेगा, कि एक तो क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा, इसका जो थोड़ा उससे बेटर एनालिसिस करेगा, वो थोड़ा सा अमेजन बेसिन, कॉन्गो, किकोरी और रियो डी प्लाटा, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेगा। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड लेवल पे आएगा, वो थोड़ा इनके बारे में रिसर्च कर लेगा, कि चलो यहाँ पे कोई स्पीसीज हो, यहाँ पे कोई आपका ट्राइबल कम्युनिटी रह रही हो, ठीक है, यहाँ पे कोई हाल फिलहाल में कोई मेजर घटना वगैरह हुई हो, उसके बारे में थोड़ा जाके आएगा। लेकिन जो बेस्ट एनालिसिस है, जो 4th लेवल का एनालिसिस है, वो बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि देखो ये एक तो टाइम टेकिंग भी है, और लोगों का माइंडसेट ये है कि इतना टाइम लगा के और इतना रिसर्च करने से, क्योंकि बोरिंग प्रोसेस है, 1-2 बार आप करोगे तो इंटरेस्ट आएगा, फिर लगेगा कि अरे इससे अच्छा तो रिवाइज ही कर लेते हैं, जो बुकलेट्स मिला हुआ है वहां पे भी यही सारी चीजें दी हुई है। पर जब तक आपको पता भी नहीं होगा कि यूपीएससी किसी भी चीज को कैसे पूछता है,
ऑप्शन कैसे फ्रेम करता है, सेम क्वेश्चन से ही चीजें उठा के नेक्स्ट ईयर वो क्वेश्चन बना के कैसे पूछ देता है। जब तक आप ये सारी चीज नहीं आइडेंटिफाई कर पाओगे तब तक पीवाईक्यूज एनालिसिस आपका किसी मतलब का नहीं। आप सिर्फ नॉर्मल क्वेश्चन लगा रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, दैट्स इट। तो ये इसी लेवल का है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड, इस क्वेश्चन से रिलेटेड या जो मैंने क्वेश्चंस बाकी कनेक्ट करवा के बताए उनसे रिलेटेड किसी को कोई क्वेरी हो तो बताओ। किसी को कोई भी क्वेरी हो तो पूछ सकते हो, नहीं फिर हम अगले वाले क्वेश्चन में चलते हैं। आगे और भी काफी सारे क्वेश्चन है और मैंने तो ज्यादा क्वेश्चन उठाए भी नहीं है, मैंने हार्डली 8-10 क्वेश्चन उठाए हैं, अदरवाइज बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो रिपीटेड है। बताओ विक्रम क्या पूछ रहे हो? विक्रम आपकी आवाज नहीं आ रही है, कुछ पूछ रहे हो आप? ठीक है, तो विक्रम एक काम करते हैं, एक बार इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। मेजर इसमें ही था सबसे ज्यादा पोर्शन, एक बार इनको कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर आपकी जो भी क्वेरीज होगी उन पे बात कर लेंगे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया, अगले क्वेश्चन भी कर लेते हैं, फिर आपकी जो भी क्वेरी है उस पर हम बात कर लेंगे, ठीक है। तो आप 2024 वाला पेपर आप लोग वापस से ओपन करो और उसमें जो 17th नंबर क्वेश्चन है उसको देखो एक बार। ये 17th नंबर आपका जो क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको देखना है, ये देखो, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा हुआ था PFAS के बारे में, ठीक है, परफ्लोरोएल्किन, और इससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे पूछा हुआ था। हालांकि ये वर्ल्ड लेवल पे बैन भी है ये, तो ये मे भी आप लोगों ने देखा होगा न्यूज पे। तो इससे रिलेटेड स्टेटमेंट दे रखा है, ठीक है, कि खाद्य और पैकेजिंग सामग्रियों में व्यापक रूप से उपयोग होता है, पर्यावरण में आसानी से डिग्रेड नहीं होता है, और लगातार अगर आप इसके संपर्क में रहते हो तो इससे आपका जैव संचयन भी हो सकता है, बायो एक्यूमुलेशन भी हो सकता है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड ये ऑप्शन दे रखा है, ये 2024 के पेपर का आपका ये क्वेश्चन है 17 नंबर वाला, ठीक है। तो अब अगर आपको इसमें देखना होगा तो आप इसमें क्या क्या चीजें देखोगे? देखो, सबसे पहले तो आपको इस पे यही देखना पड़ेगा जो सबसे इजी है कि भाई ये जैव संचयन है क्या, ठीक है। आपको पहले यही देखना पड़ेगा, बेसिक है। जिन्होंने भी इन्वायरमेंट वगैरह बहुत ही बेसिक लेवल की पढ़ रखी है उन सबको ही पता है, और ये न्यूज में भी था। यूपीएससी ने आज से मुझे लगता है 2018-19 में डीडीटी के बारे में पूछा था, मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है, देखो डीडीटी। तो यूपीएससी ने पूछा भी था, वल्चर से रिलेटेड करके पूछा था कि जो गिद्धों की पॉपुलेशन कम हो रही है तो उसमें कौन सा ऐसा है जो बायोएक्यूमुलेशन कर रहा है, उसका एक वन ऑफ द रीजन है। तो ऐसा करके उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो एक तो आप ये देखोगे कि जैव संचयन होता क्या है, आप थोड़ा इनके केमिकल्स या प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ोगे जो रिसेंट में न्यूज में हो। अगेन इस पे ये चीज ध्यान रखनी है क्योंकि ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स, केमिकल्स हो सकते हैं जो बायो एक्यूमुलेशन का रीजन बनेंगे, ठीक है। आपको वो बैठ के सारे 100, 150, 200 नहीं याद करने, आपको देखना है कि साल भर में या 1.5 साल में कितने न्यूज में थे, और हार्डली आपको 4 या 5 ही मिलेंगे जो न्यूज में थे, उससे बाहर आपको मिलेंगे ही नहीं। या तो किसी सरकार ने बैन लगाया होगा, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई स्टेप लिया होगा, या उस पर्टिकुलर जो आपका वो केमिकल होगा या उसको फर्टिलाइजर के रूप में हम यूज करते होंगे, उसके कारण कोई भी आपकी स्पीसीज होगी उनमें कोई प्रॉब्लम हो रही होगी, उनकी डेथ रेट बढ़ गई होगी, ठीक है, या फिर उनके फर्टिलिटी में कोई दिक्कत आ रही होगी। तो ऐसी कुछ सर्टेन चीजें होती है जिनके कारण वो न्यूज में होते हैं, हार्डली 4 से 5 ही न्यूज में होते हैं, ठीक है। तो आपको अगली चीज इसमें ये थोड़ी सी देखनी है, और जैसे मैंने यहाँ पे डीडीटी लिख दिया है, ऐसे 2-4 और होते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा आपको देखना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको ये देखना है कि इस पे आसानी से जो है खाद्य पैकेजिंग वगैरह में यूज भी होते हैं, प्लस आसानी से डिग्रेड भी नहीं होते, ठीक है। तो ऐसी बहुत सी सारी चीजें हैं जो आपकी आसानी से पर्यावरण में चलती हैं और वो डिग्रेड नहीं होती, ठीक है। तो उनसे रिलेटेड भी आप चीजें यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो, जैसे आपका वन ऑफ द प्लास्टिक है, प्लास्टिक भी सेम चीज है, ठीक है। माइक्रो प्लास्टिक अब इंसान के ब्लड में भी आ चुका है और ये काफी न्यूज में भी था, तो यहाँ से भी आप इसको थोड़ा सा कनेक्ट कर सकते हो। ऐसी कुछ चीजें जो डिग्रेड नहीं होती हैं तो उनके बारे में भी आप देख सकते हो, हार्डली 3 से 4 ही न्यूज में होंगी जो अभी न्यूज में चल रही होंगी, जो हमारे खाद्य श्रृंखला में भी आ चुकी हैं, नॉर्मल हम कंज्यूम भी कर रहे हैं, और माइक्रो प्लास्टिक तो ब्लड तक में जा चुका है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हाई प्रोबेबिलिटी कभी ना कभी यूपीएससी उससे रिलेटेड पूछ सकता है, अभी ये वाला फैक्ट उन्होंने नहीं पूछा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप देखोगे। और इससे एक टेक्नोलॉजी भी है
आपको ये मेथड भी थोड़ा इसके बारे में देखना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा मेथड है इसको टैकल करने के लिए, क्योंकि जब इतनी बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है, हम जितना भी चीजें कर रहे हैं, चाहे खाद्य श्रृंखला के लेवल पे हो, इन्वायरमेंट के लेवल पे हो, तो हम किसके लिए कर रहे हैं कि थोड़ा सा चीजें ठीक हो सके, इन्वायरमेंट भी ठीक हो सके, ह्यूमन बीइंग भी सही से रह सके। तो अगर कोई इतनी मेजर प्रॉब्लम है कि वो हमारे बॉडी में भी जा रही है, बायोक्यूमुलेशन भी हो रहा है, डेथ रेट भी इससे बढ़ेगी, तो इसके लिए ऑब्वियस सी बात है कि इसको टैकल करने के लिए हम कोई ना कोई टेक्नोलॉजी लेके आएंगे। और इससे रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी है वो ऑलरेडी न्यूज में थी, एंड दैट इज एक्टिवेटेड कार्बन। इसकी 6-7 टेक्नोलॉजी है, लेकिन सारी आपस में रिलेटेड है, सारी वो जो मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी है, मतलब सारी कंबाइंड टेक्नोलॉजी है, ऐसा कोई अलग से टेक्नोलॉजी नहीं है। एक्टिवेटेड आप कार्बन पढ़ोगे, एक ही इंडिपेंडेंट है और एक जो मेम्ब्रेन वाली टेक्नोलॉजी वो। तो 2-3 टेक्नोलॉजी जो मेजर है उन्हीं की सब टॉपिक आप मान सकते हो कि सब रिलेटेड टेक्नोलॉजी है, हार्डली 5 से 6 है, ठीक है। तो इसकी एक रिलेटेड टेक्नोलॉजी है एक्टिवेटेड कार्बन, जो यूपीएससी ने डायरेक्टली उठा के नेक्स्ट ईयर पूछा है। अगले साल का पेपर देखोगे आप 50 वाला क्वेश्चन देखो, 2025 का जो पेपर है उसका 50 नंबर जो क्वेश्चन है उसको आप देखो। इसको हमने देख लिया, ठीक है। इसमें ये एनालिसिस करना था जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए कि इस क्वेश्चन को कैसे ब्रेक करना है, क्या क्या इसमें टॉपिक्स रिलेट होते हैं, क्या क्या चीजें आपको देखनी है। अब आपको ओपन करना है 2025 का पेपर और उसका क्वेश्चन नंबर आपको देखना है 50। क्वेश्चन नंबर आप इसका 50 देखिए। उन्होंने डायरेक्टली उस टेक्नोलॉजी के ऊपर ही क्वेश्चन पूछ रखा है जिस केमिकल के ऊपर यूपीएससी ने 2024 में पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा था, एंड दैट इज एक्टिवेटेड कार्बन। सक्रिय कार्बन बहिस्रावी धाराओं में से प्रदूषकों को हटाने के लिए उद्योगों में यूज की जा सकती है, ठीक है। सभी भारी धातुओं को वो अवशोषित कर लेती है, और उसके बाद इसको क्या है कि अपशिष्टों से आसानी से संश्लेषित भी किया जा सकता है, क्योंकि अगर हम इसको संश्लेषित ही नहीं कर पाएंगे तो इस टेक्नोलॉजी का क्या मतलब। एक टाइम के बाद ये इसको भी हम साइड लाइन करके कहीं फेंक देंगे और लॉन्ग रन में जाके हमारे इन्वायरमेंट को खत्म करेगी। तो आप देखो उस क्वेश्चन के एक उसका जो सर्टेन मेथड है डायरेक्ट उठा के यूपीएससी ने अगले साल ही उसको पेपर में पूछ लिया। और जो आप लोग प्रॉपर से सुनते होंगे ना कि हम एनालिसिस करते हैं, ऑप्शंस पे वर्क करते हैं और अगले साल यूपीएससी ऑप्शन ही पूछ लेता है, तो वो इन्हीं के बारे में बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये काफी मुझे मतलब ये तो बिल्कुल ही डायरेक्ट लगा मुझे कि कोई अगर अच्छा स्टूडेंट है जो इस लेवल का एनालिसिस करता है तो उसके लिए लिटरली प्रीलिम्स काफी इजी है। मतलब हमको लगता है ना सबसे अनसर्टेन लेवल है यूपीएससी का प्रीलिम्स जब आता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये काफी कनेक्टिंग था। और ऐसे काफी सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन। इकोनॉमी में हम थोड़ा टाइम निकालेंगे और इकोनॉमी में 2-2.5 घंटे का सेशन रखेंगे, तब और मेजर लेवल पे करेंगे, ठीक है। इस पे एक और क्वेश्चन देखते हैं, 2024 का 20 नंबर वाला क्वेश्चन देखो। 2024 का जो पेपर है उसका 20 नंबर वाला क्वेश्चन देखो आप। तो इसका जो क्वेश्चन था ना, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स के बारे में इन्होंने पूछा था, ठीक है, कि इसको पीड़क जंतु के रूप में बनाया गया था। और इसमें बोला था कि ये जो है ना वो अन्य जंतुओं का रक्त भी पीता है, ठीक है। तो देखो इस पे पहले तो हम एनालिसिस करेंगे तो अपने लेवल पे क्या क्या करेंगे। पहले तो हमको देखना पड़ेगा कि जो वर्मीन स्पीसीज होती है ना, पीड़क जंतु होता है, वो एक्चुअल में होता क्या है और उसको डिक्लेयर कौन कर सकता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा ना, न्यूज में काफी चल रहा था जब बिहार में नील गाय को पीड़क जंतु बना दिया गया था और लोगों को अलाउ कर दिया गया था कि उसको मार भी सकते हैं। सुना था आप लोगों ने, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हो आप लोग? यस मैम। ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। डिलीटेड क्वेश्चन है शिवानी, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम सिर्फ क्वेश्चन का टाइप देख रहे हैं कि यूपीएससी कैसे रिपीट करता है। डिलीटेड क्वेश्चन था उससे डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम सिर्फ एनालिसिस देख रहे हैं कि अगले साल के पेपर में मैंने बोला था कि एक बार सेशन हो जाए फिर आप लोग बात करो। हाँ, मैंने ये कटिंग खुद से तैयार की है तारकेश्वर, और जब सेशन स्टार्ट हुआ तभी मैंने बोल दिया था कि मैं शेयर कर दूंगी सारे पीडीएफ। इतने मेहनत लगा, कितना टाइम लगा मैंने आप लोग के लिए सिर्फ बनाया है ताकि सेशन के बाद मैं आपको शेयर कर सकूं, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो देखो ये जो क्वेश्चन है, तो इस पे अगर इस क्वेश्चन को हम एनालिसिस करेंगे तो क्या क्या करेंगे। देखो एक चीज और ध्यान रखना है, आप में से एक लोगों ने बोला ना कि क्वेश्चन यूपीएससी ने डिलीट कर दिया। यूपीएससी ने क्वेश्चन डिलीट कर दिया, इसका ये मतलब नहीं है कि इस थीम पे वो अगले साल क्वेश्चन नहीं पूछेगा। वो कंट्रोवर्शियल ऑप्शन नहीं रखेगा, लेकिन क्वेश्चन तो पूछेगा ना। डिलीट करने से मतलब थोड़ा ना, जैसे कि उन्होंने क्वेश्चन प्रेसिडेंट वाला पूछा था, आप लोग को याद होगा ना, बजट रिप्रेजेंट करने का जो वित्त मंत्री वाला था,
तो यूपीएससी ने अपने आंसर की में दे दिया था कि प्रधानमंत्री के बिहाफ में वो करता है, जबकि एक्चुअल में उसका राइट जो आंसर है वो प्रेसिडेंट है, कि प्रेसिडेंट के बिहाफ में करता है, ना कि प्राइम मिनिस्टर के। तो यूपीएससी भी संस्था है, चलो हो गई, गलती हो गई, लेकिन उससे मतलब थोड़ा ना कि उसका एनालिसिस नहीं करेंगे, क्वेश्चन को छोड़ देंगे कि यूपीएससी ने डिलीट कर दिया, तो ये अप्रोच नहीं रखनी। तो देखो इस क्वेश्चन में पहले हमको क्या क्या देखना है। पहले तो ये देखना है कि वर्मिन जो स्पीसीज होती क्या है, कौन उनको डिक्लेयर कर सकता है, ठीक है, कौन सा एक्ट है जिसके तहत ये डिक्लेयर किया जाता है, जो कि ऑलरेडी यूपीएससी ने ऑप्शन में मेंशन ही कर दिया है कि आपका जो वन्यजीव संरक्षण एक्ट है उसी के तहत हम इसको डिक्लेयर करते हैं। तो ये भी हो सकता है कि कभी यूपीएससी ऑप्शन में दे के पूछ दे आपसे, जो इन्होंने क्वेश्चन दे रखा है, तो ये भी थोड़ा सा आपको नोटिस करना है, ठीक है। उसके बाद फिर एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि इसके न्यूज में आने का जो रीजन था ना, वो रीजन था कि ये इनकी ना राजस्थान वाले कुछ एरियाज में ना ड्रॉट के कारण मास लेवल पे इनके डेथ्स हुई थी, बहुत ज्यादा लेवल पे इनकी डेथ भी हुई थी, जिसके कारण आईयूसीएन ने क्या किया था कि इनको अपनी कैटेगरी में शामिल किया था, जो रेड लिस्ट होती है ना उस पे इन्होंने इंक्लूड किया था। उस टाइम पे ये न्यूज में भी थी। तो ये जो स्पीसीज इन्होंने पूछा था पर्टिकुलरली, ऐसा नहीं था जैसे कि 2023 वाले पेपर में देखोगे तो उन्होंने कुछ रैंडम स्पीसीज एक दो पूछ ली थी, पर ये जो 2024 वाला पेपर था इसमें उन्होंने कोई रैंडम स्पीसीज नहीं पूछी थी, जो एक्चुअल न्यूज में थी उसी को उन्होंने उठा के पूछा था, ठीक है। तो थोड़ा सा आप इसके बारे में देखोगे, फिर आप थोड़ा सा ये भी देख सकते हो, जो मैंने यहाँ पे सर्च किया था इसके बारे में, तो जो साइंटिस्ट थे ना इनका स्पेशल बिहेवियर भी वो देख रहे थे, और बिहेवियर इनका ये था कि जो इनका पूरा डेली टाइम होता है ना उसमें 7 से 8% ये जो क्लाइमेट चेंज रिलेटेड चीजें होती है उनपे ये ऑब्जर्व करते हैं, उनपे टाइम स्पेंड करते हैं। मैंने थोड़ा सा इसके बारे में सर्च किया था, तो साइंटिस्ट का एक पूरा ग्रुप बना हुआ था, और वो भी काफी ज्यादा न्यूज में था कि इनका वो बिहेवियर स्टडी कर रहे हैं, तो वो भी वन ऑफ द इसका रीजन था न्यूज में रहने का, ठीक है। तो थोड़ा सा आप इसके बारे में ये देख सकते हो। और फिर हमारा जो इम्पोर्टेंट काम है वो है अदर स्पीसीज को देखना। अगर यहाँ पे आईयूसीएन की बात हो गई है, ये भले नियर थ्रेटेंड है, डजंट मैटर, बट आपको इंडिया की 4-6 स्पीसीज जो अभी आपका इंडेंजर्ड हो, क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो, नियर एक्सटेंट हो, या साल भर में न्यूज में रही हो, आईयूसीएन की लिस्ट में इंक्लूडेड हो, वो आपको देख लेनी है। अगर आप नॉर्मल कंपाइलेशन पढ़ोगे वहां आपको कम से कम 40-50 स्पीसीज मिल जाएंगी, लेकिन अगर आप ये सारा क्राइटेरिया पैरामीटर रख के पढ़ोगे तो हार्डली आपको 8 स्पीसीज ही पढ़नी पड़ेगी, उससे ज्यादा आपको कोई स्पीसीज नहीं पढ़नी पड़ेगी। लास्ट मोमेंट में जो आप रिवाइज करोगे और जो एक्चुअल आपके एग्जाम में काम आएंगी वो 8 से 10 स्पीसीज ही होंगी, ठीक है। तो एक ये चीज आप लोग को ध्यान रखनी है इस क्वेश्चन को करते टाइम। और बाकी थोड़ा सा WPA का जो एक्ट है ना इसको थोड़ा सा पढ़ लेना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इसके थोड़े इंपॉर्टेंट कुछ प्रावधान है जो आप लोग थोड़ा सा देख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है जो इन्होंने पूछा था 2024 में। अब आप लोग 2025 का देखो 37 नंबर क्वेश्चन। ये देखो इन्होंने ये 37 नंबर जो क्वेश्चन पूछा है इस पे यूपीएससी का सेम पैटर्न है, इन्होंने सेम पैटर्न के कारण ये क्वेश्चन पूछा था। एक तो ये देखो मैंने यहाँ पे टाइम भी मेंशन कर रखा है, जुलाई अगस्त 2024 में आपका ये जो सर्टेन स्पीसीज है, ये एक मकड़ी की काइंड ऑफ स्पीसीज है, पीकॉक टेरेंटुला, ये आपकी काफी ज्यादा न्यूज में थी, क्योंकि आईयूसीएन रेड लिस्ट असेसमेंट कंजर्वेशन जो है ना उसके लेवल पे लेके इसमें एक स्टडी और रिसर्च चल रहा था, जिसके कारण ये न्यूज में थी। और अगर आई थिंक आप लोग देखोगे तो जो आपका मैगजीन होगा 24 वाला जुलाई अगस्त का, तो मैगजीन में ना इन्वायरमेंट वाले सेक्शन में कहीं ना कहीं आपको ये मिल जाएगा, न्यूज इन शॉर्ट्स वगैरह में ये मिल जाएगा, क्योंकि इसके लिए असेसमेंट ये लेके चल रहे थे और इसके लेवल पे कंजर्वेशन के भी बहुत सारे कंसर्न चल रहे थे। तो इसके कारण ये आपका जो स्पीसीज था पर्टिकुलर वो न्यूज में था, ठीक है। तो ये मतलब आप मान सकते हो कि क्वेश्चन लगभग आपका डायरेक्ट वहीं से यूपीएससी ने उठाया था, कि जो उन्होंने पैटर्न उसमें रखा कि करंट में था, उसे कंजर्वेशन से रिलेटेड कोई ना कोई दिक्कत थी और आईयूसीएन ने उसको इनलिस्ट किया था, जो भी उनकी रेड लिस्ट होती है। और सेम पैटर्न उन्होंने इस वाले क्वेश्चन में भी रखा था कि इसका भी आईयूसीएन की रेड लिस्ट असेसमेंट जो है कंजर्वेशन के लिए एफर्ट भी लगा रही थी, उन्होंने लिस्ट में भी इंक्लूड किया और प्लस ये न्यूज में भी चल रही थी, ठीक है। तो ये सेम पैटर्न अगर आपको ऐसे देखने को मिलता है, लेट्स से ये तीनों पैरामीटर इस साल जो भी आपकी स्पीसीज हैं, चाहे बर्ड्स के हों, स्पाइडर्स के हों, ठीक है, चाहे प्लांट्स के हों, अगर ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं, और आपको ऐसी 5-6 स्पीसीज ही मिलेंगी जो सारी क्राइटेरिया फुलफिल कर रही है,
ठीक है। हो सकता है कुछ IUCN में हो पर उनके कंजर्वेशन को लेके इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं चल रही हो, बात नहीं चल रही हो, तो 5 या 6 स्पीसीज हैं जो सारी फुलफिल नहीं कर रही हैं, तो उन 5-6 स्पीसीज को आपको बहुत डेप्थ में जाके पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हाईली प्रोबेबिलिटी है कि अगर यूपीएससी फिर से क्वेश्चन इस टॉपिक पे पूछेगा तो उन 5 या 6 स्पीसीज में ही किसी को चूज करेगा, क्योंकि वो पहले भी ऐसा ही करता आया हुआ है। ठीक है, तो जब आप PYQs एनालिसिस करोगे तो ऐसे इस लेवल पे जाके करना है। अभी तक आप लोग जो करते थे क्वेश्चन सॉल्व कर लिया या जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके बारे में जाके थोड़ा सा पढ़ लिया, आगे बढ़ गए, तो इस अप्रोच को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं, 22 नंबर ऑफ क्वेश्चन। इस क्वेश्चन से रिलेटेड भी काफी सारे यूपीएससी ने पूछे हैं, मैंने इसका एक ही एग्जाम्पल ऐड कर रखा है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखिए, 2024 का पेपर का 22 नंबर वाला क्वेश्चन आप लोग ओपन करो। ठीक है, तो देखो इसमें पूछ रखा है कि जो आपको च्युइंगम मार्केट में मिलते हैं ना, तो एक तो वो पर्यावरणीय प्रदूषण का स्रोत बनते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि डिग्रेड वो इजिली होते नहीं है। ठीक है, च्युइंगम आपने कभी खाया भी होगा तो आपने नोटिस किया होगा वो डिग्रेड होने से रहा, वो डिग्रेड नहीं होता है। इन द एंड आप कहीं चिपका देते हो, फेंक देते हो, ऐसा ही कुछ स्टेप लेना पड़ता है। ठीक है, और उसको इंजेस्ट भी नहीं कर सकते हो, डाइजेस्ट भी नहीं हो सकता वो। तो पहला तो इन्होंने ये बताया। दूसरा बताया कि जो च्युइंगम है ना, तो जो उसमें बेस यूज होता है, जो गोंद होता है आपका नेचुरल भी बनता है। ठीक है, और एक होता है जो हम आर्टिफिशियल भी बनाते हैं। तो उस पर इन्होंने बोला है कि गम के बेस के रूप में प्लास्टिक भी होता है। अनेक बोला है उन्होंने, सभी नहीं बोला है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि च्युइंगम में अगर आपके वो इंक्लूड भी करना चाहें तो कुछ नेचुरली भी होते हैं गोंद जो आप यूज कर सकते हो। कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जिनसे नेचुरली भी गोंद निकलता है, आप उसका भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इन्होंने अनेक लिखा है, सारे नहीं लिखा, बट मैक्सिमम ऐसे होते हैं जो प्लास्टिक का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है आपका, ये मेनली एक तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड बात कर रहा है कि भाई प्रदूषण का स्रोत है बाजार में मिलने वाले अनेक च्युइंगम। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा खाद्य पदार्थों के बारे में थोड़ा सा देख लेना है कि जो खाद्य पदार्थ के न्यूज में चल रहे हो ना, कि WHO का कुछ ना कुछ न्यूज में चलता रहता है कि इसमें FSSAI ने कोई स्टैंडर्ड सेट कर दिया, या इस पे मिलावट की बहुत ज्यादा न्यूज चल रही थी। ठीक है, जो जाके हमको हार्म कर सकता है, जो कि न्यूज में आता रहता है। आप लोग इन्वायरमेंट वगैरह पढ़ोगे उसमें आते ही रहते हैं, न्यूज में कुछ ना कुछ आता रहता है। तो अगर आपको खाद्य पदार्थ से रिलेटेड ऐसा कुछ मिलता है तो वो आपको थोड़ा सा देखना है, उस टॉपिक को आप हाईलाइट कर सकते हो कि हाँ इसको मुझे थोड़ा देखना है। और वो चीज थोड़ा और इम्पोर्टेंट हो जाती है अगर वो एज अ पॉल्यूटेंट्स भी है, क्योंकि जो आपका प्लास्टिक है ना वो पॉल्यूटेंट है, हम उसको खा रहे हैं, डाइजेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो एक पॉल्यूटेंट भी है, पर्यावरण के लिए भी है, ह्यूमन बॉडी के लिए भी है। तो अगर आपको ऐसा कोई इंग्रेडिएंट मिलता है, जैसे हमने पहले PFAS के बारे में पढ़ा था, बायो एक्यूमुलेशन वाला पढ़ा था ना, 2024 वाले पेपर में ही आया था, सेम इसी ईयर पेपर में आया था। तो सेम प्लास्टिक भी आपका वही है कि ये लॉन्ग रन में डिग्रेड नहीं होता है, इन्वायरमेंट में बना रहता है और ह्यूमन बॉडी के अंदर भी जाता है। ठीक है, तो आपने पढ़ लिया। अब इन्होंने थोड़ा सा इसके बारे में बता दिया कि देखो जो हम च्युइंगम खाते हैं उस पे प्लास्टिक होता है। ठीक है, तो अब देखो हमारे हेल्थ के लिए बहुत खराब है, इन्वायरमेंट के लिए बहुत खराब है। तो आपको थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि प्लास्टिक जो है और किन किन खाद्य पदार्थों में मोस्टली प्रोवाइड हो जाता है। अब सारे नहीं सर्च करने, क्योंकि देखो प्लास्टिक लगभग हर में ही होता है। आजकल अगर आप देखोगे जो पैकेज्ड प्रोसेस्ड फूड आता है ना, और कोई कह दे कि उसमें माइक्रो प्लास्टिक नहीं है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। पेड़ से ही काट के ला रहा हो फिर भी अलग बात है, क्योंकि जब ह्यूमन ब्लड में पहुंच गया तो जो आपका प्रोडक्शन हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसमें भी माइक्रो प्लास्टिक मिल सकता है अगर इतनी बड़ी रिसर्च हो। ठीक है, तो इम्पॉसिबल है कि कहीं माइक्रो प्लास्टिक ना हो, बट आप अपने लेवल पे थोड़ा सर्च कर सकते हो कोई ऐसा प्रोसेस्ड फूड जो ज्यादा कंट्रोवर्शियल रहा हो, न्यूज में चल रहा हो, या फिर आपको मैगजीन में बार बार दिखा हो, या PT65 में कोई प्रोसेस्ड फूड, WHO की कोई गाइडलाइन, FSSAI की कोई गाइडलाइन आपको बार बार किसी सर्टेन चीज के लिए, इंग्रेडिएंट के लिए दिखी हो, जैसे हमने PFAS और प्लास्टिक के लिए देखा, तो थोड़ा सा आपको देख लेना कि कहाँ कहाँ पे प्लास्टिक और मिलता है। ठीक है, तो प्लास्टिक के लिए थोड़ा सा आपको ये चीजें देख लेनी है। और माइक्रो प्लास्टिक वाला जो मैंने फैक्ट बताया ह्यूमन ब्लड वाला, वो भी आपको थोड़ा सा देख लेना है, क्योंकि जैसे मैंने बताया यूपीएससी ने नहीं पूछा है तो हाईली चांसेस है कि बाद में पूछ सकते हैं। अब आप 2025 का 44 नंबर क्वेश्चन देखो। ये देखो 44 नंबर वाले क्वेश्चन में यूपीएससी ने पूछा है कि कितने में प्लास्टिक पाया जाता है। अब देखो इसमें चश्मे के लेंस, कार के टायर, ये तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि नॉर्मल कोई भी दिमाग लगा लेगा
कि इसमें प्लास्टिक तो होगा ही होगा, है ना, इसमें तो आप बहुत इजीली दिमाग लगा सकते हो। लेकिन जो धूम्रपान करते हैं, जो लोग सिगरेट पीते हैं, उसमें जो सिगरेट में लास्ट वाला पार्ट होता है ना, जो टुकड़ा होता है उसका, उस पे भी प्लास्टिक होता है। अब आंटी लालने साहब स्मोकिंग नहीं करते, जब मुझे लगता है मेरे स्टूडेंट सारे ही बहुत अच्छे, कोई स्मोकिंग नहीं करता होगा। मुझे लगता है कि आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि उसमें प्लास्टिक होता है कि नहीं होता है। तो अगर पिछले साल वाला जो मैंने बताया ना कि जो भी ह्यूमन कंजम्पशन की चीज है, जो हम कंजम्पशन कर रहे हैं, जो हमारे हेल्थ को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कर सकती है, अगर उससे रिलेटेड 4-5 चीजें भी आपने सर्च की होती है, और तो किसी को इसमें डिलेमा नहीं होता। क्योंकि इस क्वेश्चन में ना यूपीएससी ने डायरेक्ट वहीं से उठाया है, इसलिए उन्होंने जबरदस्ती एलिमिनेट करने का ऑप्शन भी नहीं दिया है। आप इसके ऑप्शन भी देखोगे तो उन्होंने ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 ही दे रखा है, और इसीलिए दे रखा है। तो पहले ऑप्शन में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हुए होंगे और उन्होंने ओनली 2 लगाया होगा, जो इसका तीनों ही है, तीनों में ही पाए जाते हैं और मेजर लेवल पे पाए जाते हैं। ऐसा भी नहीं कि यूपीएससी के आंसर की आएगी और वो डिनाई कर देंगे, तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसे रिलेट करना होता है। और इस क्वेश्चन को भी आप थोड़ा देख सकते हो कि इसमें आप कैसे इसमें रिसर्च कर सकते हो। जैसे सिगरेट है, ई सिगरेट बहुत ज्यादा न्यूज में था, एक टाइम पे ऐसा हुआ था जब सिगरेट के बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस लोग थे ना, सिगरेट के बारे में बात कर रहे थे, तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा प्रचलन हो गया था ई सिगरेट का। तो थोड़ा सा आप जब इसका एनालिसिस करोगे तो आप ई सिगरेट के बारे में पढ़ लोगे कि भाई ई सिगरेट क्या होता है, ठीक है। कार के टायर के बारे में बात हुई, तो डायरेक्ट तो कनेक्ट नहीं होता है, बट अभी गवर्नमेंट ई व्हीकल के बारे में बहुत पूछ रही है, और यूपीएससी ने अपने ऑप्शन में भी दुनिया भर में इतनी चीजें हैं जिनमें प्लास्टिक मिल रहा है, उन सबको छोड़ के कार के टायर ही इंक्लूड किया है। तो आप कहीं ना कहीं इस पे चाहो तो ई व्हीकल के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ सकते हो। कोई ई व्हीकल पे हमको पीएचडी नहीं करनी है, अभी थोड़ा सा गवर्नमेंट जो भी इसके लिए पॉलिसी लेके आई है, और हमारे बहुत सारे आपके नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस वगैरह हमने बना रखे हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी इतनी लेके आएंगे, जो आपका कार्बन एमिशन है इसको इतने टन कम करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें गवर्नमेंट लेके आई है। तो थोड़ा सा ई व्हीकल अगर न्यूज में है, 1-1.5 साल में न्यूज में है, जो कि था ही काफी टाइम से था, और जो इंडिया है वो क्लीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट भी हो रहा है, तो ये अभी हाल फिलहाल में न्यूज में रहेगा। मान लो आप 2030-35 तक हम पूरी तरह शिफ्ट नहीं हो जाते हैं, तो ऑब्वियस बात है न्यूज में रहना ही है। तो आप थोड़ा सा इसके बारे में सर्च कर सकते हो। फिर धूम्रपान के बारे में इन्होंने बोला है, तो देखो टीबी वाला इंडिया का चलता रहता है, हमारा गोल भी था WHO का, तो हमने बना रखा था कि 2027 तक हम थोड़ा सा इसको एलिमिनेट करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। फिर डिसीज रिलेटेड विद लंग्स अगर न्यूज में हो, दिल्ली से पोल्यूशन रिलेटेड बहुत सारी न्यूज में चीजें रहती हैं, ठीक है, तो वो आप पढ़ सकते हो। क्योंकि जब दिल्ली में ठंडी का टाइम आता है ना, तो इसको बहुत ज्यादा कंपेयर करते हैं कि जो दिल्ली में रह रहा है नेचुरली 11 सिगरेट या 17 सिगरेट तो वो स्मोक ही कर रहा है, ऐसी चीजें आती हैं जो दिल्ली का एयर है उसके कारण। तो ऐसी चीजें आती रहती है, तो थोड़ा सा इससे रिलेट करके आप ये चीजें देख सकते हो, और इस पे ज्यादा नहीं जाना। अगर हाल फिलहाल में कुछ टीबी से रिलेटेड न्यूज चल रही है, या पोल्यूशन से रिलेटेड, जैसे AQI हो गया, वो क्या है, PM10 या PM 2.5 क्या है, ये यूपीएससी का है जो ऑलरेडी चलता रहता है, यूपीएससी ने कई बार पूछा है। तो इसी रिलेटेड कोई चीज आपको न्यूज में मिल जाए 1-1.5 साल में, तो उसको आप थोड़ा अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने आप लोग के लिए PDF बनाई थी, कुछ चीजें मैंने आप लोग को सिखाने का ट्राई किया। आई होप कि आप लोगों ने सीखा हो। अब इससे रिलेटेड आप लोग की जो क्वेरीज हो हम उस पर बात कर लेते हैं। अगले सेशन में हम इकोनॉमी का डिस्कस करेंगे, उसको हम थोड़ा ज्यादा टाइम देंगे, 2-2.5 घंटे का टाइम देंगे, और उस पर थोड़ा और अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। तो अभी आप लोग को जिसको भी रिलेटेड डाउट्स हो तो हैंड रेस करना है, और हैंड रेस करते हुए ही अपनी बात करनी है, ठीक है। एक एक करके हैंड रेस करना है, एंड देन मैं नाम लूंगी, पूछूंगी, तो आप अपनी बात रखो। तेजस्विनी बताओ आप क्या पूछ रहे हो।